नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, 75 साल में प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होंगे, ये आपने बहुत सुना होगा कि बीजेपी में इसको लेकर काफ़ी लोग जो है वो एक तरह से दावा कर रहे हैं और संघ के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने भी कुछ इसी तरह इशारा किया था। फिर आपने ये भी सुना कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से साफ इशारा कर दिया कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला भाई। जो सोच रहा है कि मैं 75 पे रिटायर होऊँगा, नहीं। फिर आपने बहुत बार ये खबरें सुनी होंगी कि बीजेपी के अंदर सिर फुटअव्वल की नौबत आ रही है कि भाई मोदी के बाद कौन? उत्तराधिकारी के लिए योगी वर्सेस अमित शाह वर्सेस देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, सिर फुटअव्वल तगड़ी होगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी खुद अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो जो एक बिल अभी जाते जाते लेके आए कि भाई जिसमें प्रधानमंत्री से लेके प्रदेश के मंत्री तक अगर 30 दिन तक हिरासत में है तो कुर्सी जाना तय है। कहा जाता है कि उसमें अमित शाह अपना रास्ता साफ करना चाहते थे कि भाई वो प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो कोई भी मुख्यमंत्री अगर उनकी पार्टी का भी सिर उठाने की कोशिश करेगा तो ये उन पर चला दिया जाएगा। फिर यह भी था कि योगी आदित्यनाथ को टीम करने के लिए मोदी शाह की जोड़ी ये चीज लेके आई थी। और फिर यह भी है कि भाई मोदी के बाद अगर कोई हृदय सम्राट है, हिंदू हृदय सम्राट, तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। योगी के भक्त, योगी के सपोर्टर, योगी के समर्थक कई बार आपने देखा होगा पोस्टर लगा चुके होंगे जिसमें सीधा इशारा होता है कि अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी वर्सेस शाह, और या यूं कहें कि योगी वर्सेस मोदी शाह की जो टसल है वो अब की नहीं है। पिछले 5-6 साल से ये टसल चली आ रही है। योगी जी को कई बार कोशिश की बदलने की, लेकिन वो भी खूंटा गाड़ के बैठे हैं। लेकिन ये लड़ाई अब अगले स्तर पर पहुंचती नजर आ रही, क्योंकि अब बात उत्तराधिकारी की आ रही कि जैसे जैसे मोदी जी की उम्र बढ़ रही है, अब ये लड़ाई जो है वो बहुत इंटेंस हो गई है। अब इस इंटेंस में स्कोर करने की कोशिश की जाती है। अब जाहिर सी बात है, अमित शाह के पास एक कवर है जिसका नाम है मोदी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास जो कवर है वो है उनकी पकड़ और एक उनकी जो छवि है, खास करके योगी की छवि, जो हिंदू समर्थक हैं, जो हिंदुत्व समर्थक है, उनको बहुत पसंद आती है। अब ऐसे में हर टूल का इस्तेमाल किया जा रहा, तो एक टूल जो अभी तक बचा हुआ था इस लड़ाई से, अब वहां पर भी इसका असर दिख रहा है, और वो टूल है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसको बॉलीवुड कहते हैं। यूं तो पिछले 11 साल से प्रोपेगेंडा फिल्मों की एक बौछार आ गई है, पूरी तरह से इतनी लाइन आ गई है कि पूछो मत। और टोटल मिला के जितनी प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, चली कितनी? सिर्फ 2 फिल्में, वो भी इसलिए कि प्रधानमंत्री ने उनका प्रचार कर दिया था। एक केरला स्टोरी, एक कश्मीर फाइल्स, बस। इसके अलावा कोई प्रोपेगेंडा फिल्म चली नहीं, लेकिन फिर भी बनाने वालों की लाइन लगी पड़ी है। लेकिन खासियत ये थी कि सारी की सारी फिल्में मोदी जी को ध्यान में रखते होती, मोदी जी की छवि चमकाने के लिए होती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाया था, कि आजकल मैं एक चीज नोट कर रहा हूं कि अजित डोभाल की छवि चमकाने की फिल्में और सीरीज भी आनी शुरू हो गई है। तो अब तक यही था, अमित शाह पे कोई फिल्म नहीं आई है, अमित शाह की छवि चमकाने के लिए किसी ने फिल्म नहीं बनाई, लेकिन किसी ने हिम्मत करी कि योगी आदित्यनाथ की छवि चमकाने की कोशिश की जाए। हाँ, उस कंपनी का नाम है सम्राट सिनेमैटिक्स, ये प्रोडक्शन कंपनी। इन्होंने एक फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। अजय नहीं, अजय जो जिसे जीता ना जा सके, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। इस फिल्म को बनाने की हिम्मत की और 1 सितंबर इसकी रिलीज डेट रखी। लेकिन मजे की बात देखिए, फिल्म को पास कराना पड़ता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से, यानी सीबीएसई से, जिसे सेंसर बोर्ड भी कहा जाता था पहले। वहां पर यह फिल्म पास ही नहीं हो रही, सेंट्रल सीबीएफसी से पास ही नहीं कर रहा है। सीबीएफसी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके खिलाफ प्रोड्यूसर को बॉम्बे हाईकोर्ट का रास्ता खटखटाना पड़ रहा है, जहां 25 तारीख को इसकी अगली सुनवाई। पहली सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया सेंसर बोर्ड को कि वे फिल्म देखिए और पास कीजिए।
आप सोच सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को क्या कहा। फिल्म रिलीज करानी है, सर्टिफिकेट लेना है, तो उसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कहा, आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म का वो डायलॉग याद है दीवार का, जहां अमिताभ बच्चन शशि कपूर को कहते हैं कि अगर साइन लेने तो पहले जाओ उस इंसान का साइन लेके आओ जिसने मेरी बाजू पे लिख दिया था कि तेरा बाप चोर है। ये डायलॉग याद है आपको। बस कुछ इसी तरह का डायलॉग सेंसर बोर्ड ने योगी आदित्यनाथ पे बनी फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि जाओ पहले जिस शख्स पे ये फिल्म बनी है यानी योगी आदित्यनाथ, वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर हम काम को फिल्म को पास करेंगे। अजीब सी थोड़ी बात है ना। मोदी पर इतनी फिल्में बन गई, कभी उनको नहीं कहा कि जाके मोदी जी से सर्टिफिकेट लेके आओ। कंगना रनौत ने इमरजेंसी इंदिरा गांधी पे फिल्म बनाई, उसको नहीं कहा सेंसर बोर्ड ने कि जाके पहले इंदिरा गांधी के परिवार से सर्टिफिकेट लेके आओ। कश्मीर फाइल्स को लेके कितना प्रोपेगेंडा उस फिल्म में था, उसको नहीं कहा कि जाके पहले जिन लोगों की तुम बदनामी इसमें कर रहे हो या जिन विस्थापितों पे तो फिल्म बना रहे हो उससे सर्टिफिकेट लेके आओ। किसी को नहीं कहा। अजीत डोभाल को लेके फिल्में बन रही है, सीरीज बनी है, उनको नहीं कहा कि अजीत डोभाल से सर्टिफिकेट लेके आओ। सर्जिकल स्ट्राइक पे फिल्म बनी, उस पर नहीं कहा कि जाके आर्मी से या सरकार से सर्टिफिकेट लेके आओ, लेकिन इसमें कहा कि जाके योगी आदित्यनाथ से सर्टिफिकेट लेके आओ। वो भी तब जब फिल्म खुद कह रही है, फिल्म प्रोड्यूसर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ये फिल्म, एक किताब है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, ये शांतनु गुप्ता की किताब है। मेरे ख्याल 6-7 साल 8 साल इस किताब को आए हो गए। इस किताब को इंस्पिरेशन लेके या कहे कि इस किताब पर आधारित ये फिल्म है। जब ये किताब आई थी मार्केट में, उसके लेखक को नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ से सर्टिफिकेट लेके आओ, लेकिन इस पर बन रही फिल्म वालों को कहा जा रहा है जाके सर्टिफिकेट लेके आओ। हैरान है फिल्म प्रोड्यूसर भी कि ये कैसी अजब शर्त है। इसलिए दोबारा कोर्ट गए, दोबारा कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे। और इस फिल्म में जो अब तक जो ट्रेलर रिलीज या ट्रेलर जो भी आया है सामने, उसमें दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो एक तरह से कहे कि बढ़ाई की गई है, योगी आदित्यनाथ का महिमा मंडन है कि कैसे वो एक गांव से निकलता हुआ लड़का योगी होते हुए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचा, जो किताब में भी उसी तरह का सफर है पूरा। कोई योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई नेगेटिव नहीं है कि भाई जाके उनसे सर्टिफिकेट लेके आओ, एक तरह से उनकी बायोग्राफी है, उसके बावजूद उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बॉलीवुड के पर्दे पर, सिल्वर स्क्रीन पर चमकते कौन नहीं दे सकता। ठीक है, समाजवादी पार्टी कह सकती है भाई नहीं क्योंकि वहां मुकाबला है, कांग्रेस कह सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी मेनली समाजवादी पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर उनका कुछ ज्यादा स्टेक है नहीं। योगी आदित्यनाथ अगर फिल्मी पर्दे पे आएंगे, अगर फिल्म चल गई, लोगों को पसंद आ गई, तो पूरे देश में दिखेंगे जहां जहां हिंदी फिल्म देखी जाती है। तो स्टार कौन बनेगा? योगी आदित्यनाथ। और ये अगर योगी आदित्यनाथ स्टार बन गया तो फिर खतरा किसको है? अमित शाह और मोदी जी को। इसलिए फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया जाए, अटका दो। जबकि 1 सितंबर रिलीज डेट है, रिलीज करने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो है फिल्म को लेके पूरी करनी पड़ती है, प्रिंट्स पहुंचाने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सब बहुत कुछ लंबा तामझाम होता है। दिन कितने बचे हैं आपके सामने? बचे हैं हफ्ता 10 दिन बचा है सिर्फ, और अभी 25 सितंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद तय होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये लड़ाई कैसे वहां तक पहुंच गई, बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ा अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स। अब इसमें एक चीज और बताऊं मैं आपको। अब आप कहेंगे कि सीबीएफसी क्यों नहीं पास कर? सीबीएफसी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जाहिर सी बात है केंद्र जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंडर आता है, केंद्र सरकार के अंडर आता है। लेकिन उससे भी अहम है, इस बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हैं जिनको फिल्म पास करनी है, वो कौन है? वो देख के, वो सुन के आप हैरान होंगे। देखिए, उसके अंदर प्रसून जोशी चेयरमैन है। प्रसून जोशी जो फिल्मों गीत लिखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मशहूर हाल फिलहाल में ये हुए कि इन्होंने मोदी जी का एक इंटरव्यू किया था, जब कहा था कि मोदी जी आपके चेहरे पर एक फकीरी नजर आती है। ये डायलॉग याद है? ये वो प्रसून जोशी है। चलिए, सीईओ राजेंद्र सिंह है, ये सीईओ को छोड़ दीजिए। अब आइए नीचे बोर्ड मेंबर पर।
पहली बोर्ड मेंबर कौन है? विद्या बालन। विद्या बालन एक्ट्रेस है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फिर आइए दूसरे नंबर पे श्री वामन केंद्रे। वामन ये थिएटर पर्सनैलिटी है, महाराष्ट्र से, थिएटर से जुड़े हुए हैं और शायद ये एनएसडी के डायरेक्टर भी रहे हैं पहले। अब आइए अगले दो पे। तीसरे नंबर पे कौन है, दिख रहे हैं आपको? श्री विवेक अग्निहोत्री। कौन विवेक अग्निहोत्री? कश्मीर फाइल्स वाले, वैक्सीन वॉर वाले, बंगाल फाइल वाले, ताशकंद फाइल वाले, इन्हीं का मैं जिक्र कर रहा था। इन्होंने खुद से नहीं, अपने लिए सर्टिफिकेट नहीं लेने की जरूरत समझी। अभी जिस परिवार को लेकर इन्होंने फिल्म बनाई है बंगाल फाइल, जिस कैरेक्टर को इन्होंने अभी ट्रेलर में दिखाया है, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूं, माफ कीजिएगा, सेंटर में, उसके परिवार ने सीधा मामला दर्ज करा दिया है कि गलत छवि दिखाई जा रही है। वो कोई गुंडे या इस तरह के नहीं थे, उन्होंने पार्टीशन के टाइम में बहुत से मुसलमानों परिवारों को बचाया भी था, दंगाइयों से बचाया था। लेकिन इनका जो ट्रेलर आया बंगाल फाइल जिसका नाम दिया है, उसमें उस शख्स को एक तरह से भयंकर दरिंदा टाइप दिखाया गया है। परिवार ने मामला दर्ज कर दिया। इससे नहीं कहा बोर्ड ने कि जाके पहले उससे सर्टिफिकेट लेके आओ, उनके परिवार से सर्टिफिकेट लेके आओ। फिर इसमें एक एक्टर है, एक दो एक्टर ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने कहा है कि जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, जब हमने इसमें शूटिंग करनी शुरू की थी, तब इस फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स था। अचानक से बंगाल फाइल हो गया है क्योंकि दिल्ली के चुनाव निकल गए, अब बंगाल फाइल कर दिया गया है। इनसे नहीं कहा गया सर्टिफिकेट लाओ, क्योंकि ये तो प्रोपेगेंडा फिल्मों के मास्टर हैं। ये इन्होंने ही तो शुरुआत की प्रोपेगेंडा फिल्मों को बनाने की, यही तो झंडावरदार है उनके। अब आगे आइए चौथे नाम पर, मिहिर भूटिया। ये भी लेखक हैं, थिएटर पर्सनैलिटी है, गुजरात से आते हैं। गुजराती नाटक लिखे हैं इन्होंने, हिंदी नाटक भी लिखे हैं, गुजराती नाटक भी लिखे हैं। ये गुजरात कनेक्शन है, अपने गुज्जू भाई कनेक्शन है। तो गुज्जू भाई कनेक्शन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि शाहज अमित भाई का कॉम्पिटिटर जो है वो सिल्वर स्क्रीन पर चमके। देखिए, बीजेपी विपक्ष को लेकर बहुत चीजें कहती है, लेकिन खुद के अंदर कैसी पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स के लिए कितना नीचे तक गिरते हैं ये लोग, ये क्या बताऊं अब इसके बारे में। क्या ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इनकी खुद की पॉलिटिक्स में अपने पार्टी के लोगों को नीचे गिराने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हथकंडे अपना सकते हैं। और तो सोचिए फिर विपक्ष के नेता को नीचे गिराने के लिए क्या नहीं करेंगे, कहां तक नहीं जाएंगे। ये हकीकत है इनकी कि एक तो अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कोई भी हथकंडा अपना लेंगे, दूसरा ये सब चीजें खोलती है क्या कि डरते कितना है ये लोग, खास करके टॉप दो, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी। बाहर से तो छोड़िए, विद इन पार्टी नेताओं से कितना डरते हैं। अगर आपको लगता है आप में दम है, आप जनप्रिय नेता है, तो क्यों डरते हैं? आने दीजिए, किसी की भी फिल्म आइए, आप अपने दम पर, अपने नाम पर, अपने काम पर जो है वो अपनी गद्दी हासिल कीजिए। लेकिन नहीं, डरते हैं भाई। डरते इसलिए कि खुद खोखले हैं, कहीं कोई सचमुच का सामने बड़ा आ गया तो इनकी कुर्सी हिल जाएगी। अब तक तो राहुल गांधी से ही डरते थे, दिख रहा था राहुल गांधी से कैसे डर रहे हैं, राहुल गांधी का खौफ दिख रहा है। अब इस कदम ने तो मुझे तो साफ दिखा दिया कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ से भी ये डरते हैं। वरना उदयपुर फाइल जैसी अभी फिल्म डब्बा गोल हो गई, लोगों ने देखा नहीं। उस फिल्म को तो सेंसर बोर्ड को पास ही नहीं करना चाहिए था। वो क्लियर था कि हिंदू मुसलमान के बीच में टेंशन फैला देती वो फिल्म। लेकिन लोग, इस देश के लोग ना बहुत समझदार हैं, राजनीति के लिए आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, नारे लगा देंगे, आपको वोट दे देंगे। लेकिन 70-75 साल में ना, 78 साल में कांग्रेस ने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, पलक बात। एक चीज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कांग्रेस का, कि बचपन से हम देखते थे टेलीविजन पे, रेडियो पे और अखबारों में, मैगजीनों में कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, इस तरह के मैसेजिंग देते रहते, तो हमें लगता था क्या यार बार बार एक ही चीज बोलते रहते हो। आज समझ में आ रहा है
कि सरकार के उस कैंपेन ने कैसे इस देश को मजबूत किया है, कैसे 11 साल से लगातार लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये देश आज भी एक साथ खड़ा है। चंद अंधभक्त हैं जो बेरोजगार हैं, काम है नहीं उनके पास, वो हुड़दंग करते हैं, अदरवाइज देश की आत्मा आज भी एक साथ जुड़ी हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज भी एक दूसरे के लिए मुसीबत में खड़ा दिखता है। तभी ये प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं, डब्बे में जाती हैं, आती हैं, डब्बे में जाती, कहीं नहीं जाती। वो तो 2 फिल्में प्रधानमंत्री ने अगर उनका प्रोपेगेंडा नहीं किया होता तो जो गए बीजेपी के लोग देखने के लिए वो भी नहीं जाते। तो इस देश का जो डीएनए है, उस डीएनए को चेंज करने की जितनी मर्जी कोशिश संघ और बीजेपी कर ले, वो डीएनए नहीं बदल रहा है, वो नहीं बदल रहा। उस डीएनए का असर बॉलीवुड में दिख रहा है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था शायद कि किस तरह से कम अब बॉलीवुड में भी आवाजें उठने लगी है। पहली आवाज अगर जॉन इब्राहिम जैसे बड़े स्टार ने उठाई कि मैं प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं बनाऊंगा, तो वो जो छोटे स्टार्स या छोटे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की आवाजें थी, उनको दम मिल गया है। अब ऐसी आवाजें बहुत सुनने को मिलेगी। और जो फिल्म इंडस्ट्री थी अब तक अलग थी, इंटरटेनमेंट का साधन था। हम लोग देखते थे, रिलैक्स होते थे, जाके सारा पूरे हफ्ते भर की या महीनों की टेंशन होती थी, उसको रिलैक्स करने जाते थे। लेकिन जब से राजनीति का अखाड़ा बना दिया था ना, उसका प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर दिया, तब से लोगों ने थिएटर जाना भी छोड़ दिया। आज की डेट में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बेचारे दुखी इस चीज से कि कोई थिएटर में फिल्म देखने नहीं आ रहा। आज एक ही उनको सबका रोना है कि कोई लोग फिल्म देखने थिएटर में क्यों नहीं आ रहे। वो इसीलिए नहीं आ रहे कि भरोसा ही कोई नहीं कि किस फिल्म में क्या देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले साल इतनी बड़ी फिल्म आई थी, रोहित शेट्टी की फिल्म थी शायद वो, सिंघम रिटर्न्स या क्या थी। इतने स्टार थे उसमें, रोहित शेट्टी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने आप में स्टार, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन जो है अर्जुन कपूर, करीना कपूर, बहुत सारे स्टार थे। बड़े शौक से मैं भी गया था, सब गया था। लेकिन कैसे उस एक्शन फिल्म में जबरदस्ती सत्ता को खुश करने के लिए रामायण का तड़का लगाया गया था, उसको देख के जो भी उस फिल्म को देख के बाहर निकल रहे थे, सब यही कह रहे थे कि उससे अच्छा तो या तो रामायण दिखा लेते या फिल्म दिखा देते। ये जबरदस्ती बीच में क्यों एक मिक्स करने की कोशिश की गई, इसलिए लोग क्यों थिएटर में जाएंगे। ऊपर से अगर ऐसी फिल्में आएंगी और ऐसा खेल होगा, राजनीति का अखाड़ा उसको बना दिया जाएगा फिल्म इंडस्ट्री को, तो फिल्म इंडस्ट्री का डब्बा गोल होना तो लाजिम है। दक्षिण की फिल्मों में क्यों नहीं दिखता ऐसा? दक्षिण की फिल्में क्यों चल रही है, हिंदी में भी चल रही है, वहां भी चल रही है, इसीलिए चल रही है कि वो आज भी सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे चल रही है, विद्या बालन वाला फॉर्मूला, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ना उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है, ना कोई एजेंडा चलाने का उनका कोई इरादा रहता है। इसलिए वो हिंदी में भी डब होके चल रही है। सीखो सीखो बॉलीवुड वालों, कुछ सीखो और कुछ बोलना शुरू करो। जब तक बोलोगे नहीं ना, कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो आपको तो कौन पूछेगा। नमस्कार।